इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त सुषमा और किसान की बात कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप क्या ये प्रोग्राम जो हमेशा से आप सुनते हैं हम लोगों को, और इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं विनोद। तो विनोद, आपका भी हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आज जो भी किसान भाई हैं या जो हमारे बहनें हैं, तो हम बता दें कि भाई आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा रबी फसलों में सिंचाई प्रबंधन और पानी की बचत के उपाय। बिल्कुल। और जिन भी भाई बहनों के कोई भी सवाल हैं वो पूछना चाहते हैं इसके बारे में, तो हमारी जो फोन लाइन्स हैं वो खुली हुई हैं, वो अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप के माध्यम से जानना चाहते हैं वो भी जान सकते हैं। जी, तो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 9868868753। तो आप जहां से भी हमें मैसेज करें, अपना नाम जरूर लिखें और स्पेस देकर क्या मैसेज है, क्या पूछना चाहते हैं आज के टॉपिक पर, वो जरूर लिखिएगा, और अपना शहर का नाम, कहां से हमें मैसेज किया है। और इसके साथ साथ जो श्रोता फोन के जरिए जानना चाहते हैं तो फोन नंबर है 23421608। और हाँ, दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो दिल्ली का कोड 011 डायल करना ना भूलें। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और हम भी नहीं भूलेंगे कि हमारे एक्सपर्ट कौन हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं अपने किसान भाइयों से। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिपिन कुमार, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है जल प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हमारा विषय है कि रबी फसलों में जो है उसका सिंचाई प्रबंधन और बचत, पानी का जो बचत है, पानी की किस तरह से हम बचत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जहां पानी का प्रबंधन अच्छे से किया जा सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें हम जल प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं रबी के मौसम की? जैसे आपने जो इस टॉपिक को डिस्कस किया है मैडम, ये काफ़ी रिक्वायर्ड है इस टाइम पे। अभी जो भी किसान लोग हैं, लगभग में कुछ फसलें, जैसे हम बात करें सरसों की, सरसों लग चुका होगा, जिसका टाइम ऑफ सोइंग है 20 अक्टूबर से पहले किसान भाइयों ने लगा दिया होगा। ठीक। और गेहूं की बुआई चल रही है, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर पानी का जमा होने की वजह से कुछ डिले भी होती है। तो जैसे दिसंबर का जो महीना है 15 से बाद का, वो है लेट सोइंग का, और जनवरी के फर्स्ट तक जाते हैं। गेहूं की बात कर रहे हैं। लेकिन जो टाइमली सोइंग है वो अभी चल रही है। हाँ। इसके बाद अगर और भी देखें जो रबी की फसलें हैं, और रबी की फसलें जैसे हम चना हो गया, मटर हो गया, लेकिन जो ज्यादा क्षेत्रफल पर उगाई जाती है वो है हमारी मुख्यतः गेहूं की फसल है। और सरसों जैसे तिलहन की फसल रबी के टाइम पर उसकी बिजाई हो चुकी है। तो अमूमन ये देखा जाता है कि किसान भाई जो भी धान और गेहूं की जो एरिया है जहां पर फसल उगाते हैं, वहां पर किसानों का जो एक भ्रम है, वो पानी का जो प्रबंधन जैसे धान में करते हैं, लगभग में वो उनकी टेंडेंसी वही होती है कि गेहूं में भी उसी तरह का पानी लगाएं। लेकिन ये क्या होता है, इसका काफी दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। अगर आप देखें जैसे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो एरिया है, वहां पर ये जो लोग, जो किसान हैं, जमीन जो है वो काफी नमी को बरकरार करने वाली होती है। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब एक और भी है, जैसे गेहूं में अभी सिफारिश करी जाती है कि भाई अगर हमारे पास 6 पानी है तो कितने अंतराल पे हमने देने हैं, या फिर किसान भाइयों के पास जिनके पास 4 पानी है, 3 पानी है, तो उस हिसाब से फिर इनमें हम अलग अलग प्रबंध करके चलते हैं। बस हम उसी की तरफ चल रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हम पहले उससे बताना चाहते हैं। तो हमें पहली बात तो अपने मृदा को समझना पड़ेगा कि हमारे मृदा हमारी किस तरह की है। जैसे हमने बताया कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है, जहां पर मिट्टी में मृदा का काफी रहता है, और वही जब जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वहां की मृदा थोड़ी अलग है, और वहां पर नमी की थोड़ी जो है जल भराव नहीं होता है, और ऊपरी जमीन जल धारण क्षमता कम होती है। तो ऐसे जगहों पे और वहां पे देखें गेहूं की फसल में बहुत विभिन्नता आती है, और उसका कारण यही है कि पानी जो है लोग काफी लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। और कभी भी याद रखिएगा, जो भी रबी की फसलें हैं, ज्यादातर वो जो बरसात का पानी अभी बारिश हुआ होगा, जो
जल जमीन में संचयन, गया रहता है, संचय हुआ रहता है, उस पानी को यूज करने की कैपेसिटी मतलब करके जो है रबी की फसल भी उग जाती है। जी डॉक्टर विपिन, देखिए जल संचयन जो एक प्रक्रिया है वो सभी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हम किसान भाइयों से हमेशा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि गेहूं की जो फसल है वो धान की फसल से काफी लाइट पानी की आवश्यकता होती है। ज्यादा से ज्यादा इसमें 600 से 800 mm पूरी फसल चक्र में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे आपने बोला कि इसमें 6-5 जो है इरिगेशन देते हैं, बिल्कुल। तो पहले मैं बता दूं कि इसमें अगर हम स्टेजेस की बात करें तो आपको बता दें, पहली जो सिंचाई दी जाती है 20 से 25 दिन बाद, जिसको बिजाई के 20 से 25 दिन बाद, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। मींस जो हमारा गेहूं की फसल होती है उसकी जहां से जड़ निकलती है, शिखर जड़ जब शिखर जड़, वहां से एक जड़ निकलती है। तो शुरू में जब गेहूं की बुआई होती है तो वो पहला जो सीड से जड़ निकलता है वो टेम्पोररी होता है। हाँ। लेकिन जो शिखर जड़ निकलती है, यही जड़ जो होती है कि पूरी उसकी जो फसल है देती है, उसके आगे की जो भी लाइफ साइकिल है, जो भी उसका जीवन है, वो इस शिखर जड़ पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये इस बिंदु से ये जो सिंचाई की प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिन वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी दिशा में आप किसान भाई इस सिंचाई को डिले मत कीजिएगा, क्योंकि ये माना जाता है, रिसर्चों द्वारा ये प्रूफ किया गया है कि अगर आप एक वीक से ज्यादा एक वीक अगर डिले करते हैं इस सिंचाई को, तो कम से कम 2 से 3 क्विंटल यील्ड आपका हर वीक में डाउन कम हो जाएगा, हर हफ्ते में अगर आपने किया तो इसका समझ सकते हैं कि क्या महत्व है। तो डॉक्टर साहब, इसमें ना किसान भाइयों से एक समस्या और है जो हम सुनते हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे मौसम में अभी थोड़ा सा नमी आना शुरू हो जाता है, या फिर जैसे उन्होंने बिजाई किया, अभी जो आगे जाएंगे अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में, तो अब हम सिफारिश करते हैं कि 20 से 25 दिन पे उनको करना है। लेकिन उस दौरान वो बोलते हैं कि फसल की जो हाइट है 20 से 25 दिन की वो कम है, पानी देंगे तो वो नीचे गल जाएगी और बढ़वार नहीं लेगी। तो ऐसी भी कोई समस्या, या फिर ये जरूरी ही होती है? एकदम जरूरी है, क्योंकि आप याद रखिए कि अगर बीच में कभी बारिश नहीं हुई, हल्की जमाव होने के बाद, मींस गेहूं अगर जम गया, हाँ, और उसके जमने के बाद 4-5 दिन या 10 दिन बाद बारिश नहीं होती है, तो आपको डिले नहीं करना है, क्योंकि पानी उस टाइम पे ये देना बहुत ही आवश्यक होता है। चाहे फसल हमारी छोटी बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन याद रखिएगा, मैंने बोला जो किसान भाई गेहूं की फसल लगाते हैं, वो मैंने बोला कि वो लोग धान की फसल की तरह इसके साथ भी व्यवहार करते हैं। पानी हमेशा इसमें 4 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर के करीब ही देना चाहिए। कोशिश कीजिए गेहूं की फसलों में बेसिन विधि का प्रयोग कीजिए। बेसिन छोटे होने चाहिए, बड़े बेसिन नहीं होने चाहिए। किसान क्या करता है, खेत में खुला पानी ना दें, छोटे छोटे से उसमें क्यारे बना लें। किसान क्या करते हैं कि एक बड़ा 1 हेक्टेयर का या 1 एकड़ का खेत है, तो एक जगह से पानी काटा और पूरा पानी दिए जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि सोचिए जो माउथ वाला पोर्शन है वहां पर पानी धीरे धीरे बढ़ता है, और टेल एंड है जो अंत है वहां तक पहुंचाने में कम से कम माउथ वाले पोर्शन को कम से कम 2-2.5-3 घंटे तक पानी कंटिन्यूअस सैचुरेट करते हैं। हम पानी वहीं डालते हैं, तो वहां जल भराव बहुत ज्यादा होता है, तो वहां की जो क्षेत्र है उसमें पानी ज्यादा भर जाता है, धान की तरह जाती है। तो इसलिए मेरा किसान भाइयों से जो रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए कि अपने खेतों में बेसिन बना लीजिए। बेसिन मतलब अपने बीच में सोचिए कि एक नाली दे दीजिए, उस नाली से इधर एक छोटे छोटे मतलब अगर 1 एकड़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें खुला पानी की बजाय हम छोटी छोटी क्यारियां बना लें, 5 या 6 टुकड़ों में जितना हमें लगे, और तो फिर हम उनमें सिंचाई करें। तो जिससे क्या होगा, जो बेसिन है, जो क्यारियां हैं, छोटी छोटी पोर्शन है, वो तुरंत भर जाती हैं। बिल्कुल। और जो भर जाए आप क्या कीजिए, बंद कर दीजिए, तो उससे आप एक हल्की सिंचाई कर पाएंगे। हमने ये पाया है कि जो इस तरह जैसे गोरखपुर वाला एरिया है, मैंने देखा है, बस्ती वाला एरिया है, ये कुशीनगर के, यहाँ भी बहुत गेहूं की फसल होती है जी। किसान 20 से 25 दिन वाली जो सिंचाई करते हैं उस पे इतनी पानी दे देते हैं कि फसल में पीलापन आ जाता है। उसके बाद वो भाग कर जाएंगे किसी दुकानदार के पास, बोलेंगे भैया हमारे खेत में रोग आ गया जी। लेकिन मैं किसान भाइयों से अनुग्रह करना चाहता हूं कि ये जो पीलापन आता है 20 से 25 दिन वाला, ये पीलापन आपके द्वारा ही उत्पन्न किया होता है, क्योंकि आपने पानी बहुत ज्यादा दे देते हैं, जिससे उसमें पीलापन आने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो फिर एक जो किसान भाइयों के लिए ये भी है कि जब हम खेत में बिजाई कर रहे हैं तो उससे पहले जो जीरो लेवलर है अपना, या फिर कंप्यूटराइज जो हम लेवल करते हैं खेत का, तो वो भी हमें कर लेना चाहिए अगर
हम ये पानी बचाना है तो? यस, अगर जो काफी सक्षम किसान हैं तो बुआई से पहले खेत देखिए आपका समतल है या नहीं है जी। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और समतल नहीं है तो उसको समतल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप कुछ विधियां हैं, जैसे हम बात करें स्प्रिंकलर सिस्टम है आजकल बहुत ही फैशन में है, बिल्कुल, ठीक है, आप उसका प्रयोग कीजिए। स्प्रिंकलर के द्वारा गेहूं की जो है पैदावार काफी अच्छा होता है। रबी की फसलों में मैं कहना चाहूंगा कि अगर स्प्रिंकलर मेथड किसान यूज करते हैं, अगर उनकी क्षमता है, और क्योंकि आजकल गवर्नमेंट भी हर स्टेट टू स्टेट देखेंगे, राज्य टू राज्य इसकी सब्सिडी भी काफी अच्छी है जी। किसान लोग लेके बहुत ही कम मात्रा में पानी का उपयोग करके अपनी फसल को उगा सकते हैं जी। और डॉक्टर साहब इसमें तो अभी जैसे आपने बात किया कि भाई फुहारा विधि जो है, तो बहुत से जो अपने किसान भाई बहन हैं उनकी शिकायत रहती है कि क्या इसमें कहीं से कोई इनको प्रशिक्षण मिल सकता है इससे संबंधित? प्रशिक्षण के लिए देखिए मेरा मानना यह है कि जो भी जिला होता है उस जिले में एक तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है जी, वहाँ का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुआ, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, वो लोग प्रशिक्षण कराते हैं ऐसे संबंधित, जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। राज्य सरकार की में ही अगर देखेंगे तो कृषि विज्ञान केंद्र भी बहुत से ऐसे होते हैं जो हर जिले में 1 या 2 मामून होते हैं। जी जी जी। तो किसान भाइयों से मेरा अनुग्रह है कि जैसे इन पाठशालाओं का जो ये कृषि विज्ञान केंद्र है, इनका आप लोग भ्रमण साल में 1 बार 2 बार फसल बिल्कुल उगाने से पहले हर सीजन में 1 बार जाएं, वहां पर वार्तालाप करें। वहां पर बहुत से जो हैं विशेषज्ञ होते हैं जो आपको सीधा दिखा के आपको जवाब दे सकते हैं और आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर विपिन, और हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने किसान भाइयों को एक रेडियो रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं जो कि बाजरे के ऊपर है, यानी मिलेट्स के ऊपर है। बहुत जरूरी है क्योंकि बाजरा भी आजकल मांग में बहुत ज्यादा है और समय भी है, सर्दियों का मौसम आते ही इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो आइए सुनिए रेडियो रिपोर्ट। 24 नवंबर 2022 को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन के सभागार में मिलेट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 को एक प्री लॉन्च सत्र आयोजित किया गया। इस आयोजन में लगभग 70 देशों के एम्बेसडर्स ने भाग लिया। इस अवसर पर सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए मंत्रालय में कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा ने कहा, ऑनरेबल Shri Narendra Singh Tomar ji, Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Honorable Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister, Honorable Shrimati Meenakshi Lekhi, Minister of State External Affairs, Honorable Shobha Karandlaje ji, Minister of State Agriculture and Farmers Welfare, Shri Damu Ravi, Secretary ER, Ambassadors, High Commissioners, CDAs, Excellencies, distinguished guests, officers from the Ministry of Agriculture and Ministry of External Affairs, media representatives. I extend a very warm welcome to all of you and also want to thank you for taking time out and gracing this function with your presence. It was on India's proposal to the UN General Assembly that the year 2023 was declared as the International Year of Millets. And this proposal, visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. As you are aware, there are a number of challenges the world is facing. For example, the recently concluded COP27 deliberations on climate change and the fact that the 1.5 degree centigrade increase in temperature to the pre-industrial level, which was envisaged to be achieved much later, could be achieved very soon. Secondly, the world, the globe, is facing a pandemic in the form of lifestyle diseases, which is related to the lifestyle and dietary habits. Thirdly, there is the issue of small and marginal farmers as to how do we increase their incomes and make them more resilient because of the vicissitudes and variations in the climate which they are facing. Millets, in fact, provides a solution to all of these. So I once again thank all of you for being present here and wish that all of us collectively, let's work together on this journey of millets for the future. Thank you so much. इस अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने
मोटे अनाजों के महत्व को बताते हुए और उसको बढ़ावा देने, जागरूकता फैलाने की बात कही। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। इसके माध्यम से मिलेट की घरेलू व वैश्विक खपत को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष वैश्विक उत्पादन बढ़ाने, कुशल प्रसंस्करण तथा फसल रोटेशन का बेहतर उपयोग, फूड बास्केट में प्रमुख घटक के रूप में मिलेट को बढ़ावा देने का यह अवसर प्रदान करेगा। मिलेट सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिन और खनिजों का भंडार है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के लिए मिलेट के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। मिलेट के सतत उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिए हितधारकों को प्रेरित करेगा और अनुसंधान तथा विकास सेवाओं में निवेश बढ़ाने के लिए ध्यान आकर्षित करेगा। मिलेट की फसलों का एशिया व अफ्रीका प्रमुख उत्पादक व उपभोग का केंद्र है। भारत, नाइजीरिया, सूडान, नाइजर मिलेट के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ज्वार और प्रोसो मिलेट क्रमशः 112 और 35 देशों में सबसे ज्यादा खेती की जाने वाले मिलेट हैं। सोरघम और पर्ल मिलेट 90% से अधिक क्षेत्र और उत्पादन शामिल है। शेष उत्पादन रागी, चीना, फॉक्सटेल, कंगनी, अन्य नॉन सेग्रेट मिलेट से आता है। मिलेट के प्रमुख उत्पादक देश भारत में उगाई जाने वाली सभी प्रमुख मिलेट फसलों में ज्वार, बाजरा, रागी, स्मॉल मिलेट जिनमें कंगनी, कुटकी, छोटा मिलेट, कोदो, झंगोरा, वानयार्ड, चीना, ब्राउन टाइप शामिल है। भारत के अधिकांश राज्य एक या एक से अधिक मिलेट फसल प्रजातियों को उगाते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान हमारे देश में 2021 में उच्चतम उत्पादन के साथ 13.71 से 18 मिलियन टन से ज़्यादा मिलेट्स का उत्पादन किया है। वर्ष 2021 के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 16 मिलियन टन मिलेट का उत्पादन हुआ है, जो राष्ट्रीय खाद्यान्न बास्केट का लगभग 5% है। इसमें 9.62 मिलियन टन का उच्चतम उत्पादन बाजरा का है। इसके बाद 4.23 मिलियन टन के उत्पादन के साथ ज्वार है। रागी एक और महत्वपूर्ण मिलेट है जो 1.70 मिलियन टन उत्पादन का योगदान देता है और अन्य मिलेट्स का उत्पादन 0.37 मिलियन टन है। कम पानी की खपत, कम कार्बन उत्सर्जन व सूखे में भी जलवायु अनुकूल फसल मिलेट को उगाया जा सकता है। शाकाहारी खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के दौर में मिलेट वैकल्पिक खाद्य प्रणाली प्रदान करता है। मिलेट संतुलित आहार के साथ साथ सुरक्षित वातावरण में भी योगदान देता है। ये मानव जाति के लिए प्रकृति का उपहार है। भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारक संस्थानों के साथ मिलकर मिलेट उत्पादन तथा खपत बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थायी उत्पादन का समर्थन करने, उच्च खपत के लिए जागरूकता पैदा करने, मंडी व मूल्य श्रृंखला विकसित करने तथा अनुसंधान विकास गतिविधियों के लिए वित्त पोषण भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिलेट के लिए पोषक अनाज घटक 14 राज्यों के 212 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। साथ ही राज्यों के जरिए किसानों को अन्य प्रकार की सहायता भी दी जा रही है। मिलेट के पोषण महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में मिलेट को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया था और मिलेट को पोषण मिशन अभियान के तहत भी शामिल किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं।
इस प्राचीन पोषक अनाज मिलेट के बारे में जागरूकता व जन भागीदारी की भावना पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के लिए माईगॉव प्लेटफॉर्म पर भी प्री लॉन्च कार्यक्रमों व पहलों की श्रृंखला आयोजित की गई है। माईगॉव स्पर्धाओं के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल माध्यम बन गया है। मैं इस अवसर पर पुनः आप सबका कृषि मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस मिलेट ईयर के महाअभियान में आप सबको शामिल होने का अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर केंद्रीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने अपने वक्तव्य में कहा, It's really a very great pleasure to welcome you all here today. And I think to the ambassadors present, I would say I gave you a heads up by sending you a hamper made out of millets for Diwali this year. So you should have known what was coming thereafter. Now, we're all gathered here really to understand and appreciate and take forward the International Year of Millets in 2023. This was a resolution which, as you heard, was moved in the United Nations a year ago at the instance of India, but with the support of 72 other countries, many of whom are represented here today in the room. And it is an initiative which, again, as the film and the presentation highlighted, an initiative that is very much part of the vision and agenda of Prime Minister Narendra Modi. Now, where millets are concerned, it's often regarded as an ancient grain. It has a history which predates the more modern cereals that we consume. In fact, millets can even be found, were found in the Indus Valley, some of the artifacts which were recovered from the Indus Valley civilization. But, and where India is concerned, we are the world's largest producers, about 17 million tons. I think that's roughly about 20% of the global production. But we are part of a global production. About 130 nations out of almost 200 produce millets in some form or the other. And we ourselves produce 9 kinds of millets. I understand that different countries have their own varieties in that regard. Now, till now, from the other speakers, you have heard about the food security aspect of millet production. You have heard about how, from the perspective of climate, their lower carbon footprint, their lower water usage, why greater production of millet is useful. You've heard about, especially from the Secretary, about the wellness and the nutrition aspects of millet. So you probably ask yourself, what more could a foreign minister add to this? And I would like you to think about millets from the point of view of international relations and diplomacy. Once again, I really thank you all for joining us today. इस मौके पर वहां कुछ उद्यमियों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें कुछ उद्यमियों से हमने बात की तो उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, मैं किंजल जैन मुंबई से हूँ और मेरा मिलेट्स का ब्रांड है, मुंबई बेस्ड ब्रांड है। हम बनाते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्री मिक्सेस, जो केक्स, पैनकेक्स, ब्रेड्स, वॉफल्स, बिकॉज ये सब क्या होता है ना, बच्चे लोग सबसे ज्यादा यही खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स ही सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड है इंडस्ट्री में। सो आइडिया ये था कि हम जो सबसे ज्यादा कंज्यूम प्रोडक्ट्स है उसको मैदा और वीट निकाल के उसमें हम मिलेट्स लाएंगे। लोगों को मिलेट्स की अवेयरनेस कम है, सो अगर हम बच्चों को रोटी सब्जी देंगे वो नहीं खाएंगे, तो उनके प्लेट में इंट्रोड्यूस करने के लिए हम उनके ही खाने में मिलेट्स का एडिशन कर रहे थे। मैं वेंकट बेंगलुरु से आया हूँ और एक तो फार्मर्स हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे किसानों के लिए, और दूसरा हम लोग के सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। ये दो चीजों को मन में रखते हुए हम लोगों ने काफी सारे आइटम्स मिलेट्स में बनाए हैं। मिलेट्स में कभी आपने सुना है कि मिलेट्स में कोई ऐसे ड्रिंक होगा जो इंस्टेंट होगा? ये आपको जस्ट डालना है, एक कप में मिलाना है, गर्म पानी और पीना है।
इतना आसान कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आके ये डाइजेशन में भी आपको बहुत काम आएगा, यानी कि इट इज इजीली डाइजेस्टेबल। और उसमें मेन चीज ये है कि 40 न्यूट्रिएंट्स आपके सिस्टम के अंदर में एक 60 ml के सूप के अंदर में आपको जा रहा है। कि जो लोग कॉफी और टी नहीं पीते उनके लिए क्या है, तो उनके लिए हमने बनाया मिलेट सूप्स, जो सब लोग पी सकते हैं, जो स्वादिष्ट भी है, एट द सेम टाइम आपके लिए हेल्दी भी है। मेरा नाम दीपेन परमार है, मैं आनंद गुजरात से हूँ और हम लोग मिलेट उगाने से लेके मिलेट की रेडी टू कुक आइटम और रेडी टू ईट आइटम्स बना रहे हैं। अभी हमने अभी मिलेट में से खाखरास बनाए हुए हैं, जो माइनर मिलेट्स है, मेजर मिलेट्स है, उसमें से फिर हमने कुकीज़ बनाए हुए हैं, जो कुकीज़ जगरी से है, बटर से है, जहाँ पे कोई भी मैदा या तो कोई भी वेजिटेबल फैट का यूटिलाइजेशन नहीं किया हुआ है। और हमने हमारी सारी ट्रेडिशनल जो डिशेज़ है गुजरात की, उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, जैसे ढोकला है, हांडवा मिक्स है, तो वो सारी रेसिपीज़ बना रहे हैं और उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट की तरह आगे बढ़े, वो हमारा प्लान है। नमस्कार, मैं हूँ पूजिता और हम म्यूसली बनाते हैं। जैसे कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह सुबह, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स है, हम कॉर्नफ्लेक्स को रिप्लेस करके रागी, ज्वार, बाजरा से बनाया हुआ है ये म्यूसली है। ये म्यूसली हम घर के साथ खा सकते हैं या दूध के साथ भी मिला के खा सकते हैं। जब जल्दबाजी हो, टाइम की शॉर्टेज है, अभी मॉम एंड डैड दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट क्विक चाहिए, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति मेहता है और मैं नैफिड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो नैफिड ODOP के अंडर जो है, उन्होंने पिछले वर्ष 10 ब्रांड और 20 प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट है वो रागी का है और रागी प्रोडक्ट्स जो है हमारे थाना ज़िले से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसमें हमारे रागी कुकीज़ हैं और रागी आटा है। और हमारे कुकीज़ की ख़ास बात ये है कि उसमें हमने रिफाइंड शुगर की जगह जैगरी या गुड़ का इस्तेमाल किया है, जिससे उनका एक तो टेस्ट बेहतर हो गया, दूसरी बात हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। मेरा नाम मनु चौधरी है। जो प्रधानमंत्री जी का 10,000 FPO का स्कीम है, उसमें हम लोग एज ए CBB इम्पैनल्ड है और हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जगह पे 100 FPO हमने बनाया है और इसमें से कुछ FPO जो है हमारे मिलेट के हैं। और आज हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में वहाँ हमारे जो मिलेट के कुछ FPOs हैं उनका प्रोड्यूस लेके मिलेट का फ्लोर जो कि एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग। तो मार्केट लिंकेज के तहत में हमने प्रकृति ब्रांड डेवलप किया है मिलेट का। मेरा नाम अफजल है। हमारे पास हेल्दी स्नैकिंग के प्रोडक्ट्स हैं, मिलेट पफ्स, रिंग्स, स्टिक्स, बेबी, टोटल 19 आर्टिकल्स हैं जो हमने आज यहाँ पर अपना एग्जीबिशन किया था और ये बहुत अच्छा एग्जीबिशन था। ये 100% मिलेट बेस्ड है और रोस्टेड है, बहुत हेल्दी प्रोडक्ट है। इसी के साथ मिलेट ईयर 2023 के प्री लॉन्चिंग सेशन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। स्वर सीमा सती, सहयोग तकनीकी टीम, प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे मिलेट्स के ऊपर रेडियो रिपोर्ट और अब वक्त भी हमारा बहुत कम है, तो डॉक्टर साहब संक्षेप में अगर आप कुछ कहना चाहें तो जल्दी से बता सकते हैं कि मेरा मैडम किसानों से यही अनुरोध है कि जो भी ये गेहूं वाले किसान हैं जी, अगर आपके पास एक सिंचाई की क्षमता है तो आप 20 से 25 दिन वाली सिंचाई को पहली सिंचाई जरूर कीजिएगा इस पे। अगर आपकी पास क्षमता है कि 2 सिंचाई दे सकते हैं पूरी फसल में, तो पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद कर दीजिए और जब फूल आना स्टार्ट हो तब कीजिए। अगर आपके पास क्षमता 3 सिंचाई की है कि आपकी यहाँ 3 सिंचाई कर सकते हो, तो उस दिशा में क्या करना कि जब पहली सिंचाई 20 से 25 वाली करनी ही करनी है, दूसरा जब आप बालियां मोटी होती हैं उसको बूट स्टेज बोलते हैं, उस पर कर दीजिए, और तीसरा जो है कि दुद्धा जब बनता है, दूध हाथ दानों में आ जाए, ये 3 तरह के दाने कर दो, तो इससे आप अपनी अच्छी पैदावार ले सकते हैं अगर पानी की कमी हो तो भी। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे से बता दिया। और इसी के साथ मैं सुषमा और मेरे साथ विनोद आपसे लेते हैं विदा। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में शामिल हुए। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।